नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम सभी जो हम लोग ऑनलाइन इस चैनल के माध्यम से हम लोग जो संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे, उसी के श्रृंखला में आज आपको एक हम पाठ लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पाठ से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको बड़े ही सरल शब्दों में आज हम सभी सीखने का प्रयास करेंगे। मुख्य जो पाठ आज मित्रों हम सभी को पढ़ना है, उस पाठ का नाम है दोस्तों समास। जब हम समास की बात करेंगे तो सबसे पहले हम संस्कृत व्याकरण में मित्रों ये जानने का प्रयास करेंगे कि समास शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो ध्यान से देखिएगा, यहीं से प्रश्न बनना प्रारंभ हो जाएगा। समास शब्द के व्युत्पत्ति में सम नाम का उपसर्ग लगा हुआ है, अस नाम की धातु लगी हुई है और घय नाम का प्रत्यय लगा हुआ है। मेरे सभी मित्रों, मेरे सभी भाई बहनों और मेरे सभी शुभ चिंतकों, आप चूँकि आप हमें अपना समझते हैं तो मैं भी आपको अपना ही समझता हूँ और अपने परिवार के सदस्य जैसे ही पढ़ा रहा हूँ। एकदम सरलतम तरीके से आप समझिए। यहाँ से प्रश्न बनेगा मित्रों कि समास इति पदे कह उपसर्गः, माने समास शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो मेरे मित्रों बोलोगे कि सम उपसर्ग है। समास इति पदे कह धातवः, तो बोलेंगे कि समास में कौन सी धातु है, तो बोलना अस। समास शब्द में पूछे कि कौन सा प्रत्यय है, तो बोलिएगा कि समास शब्द में घय प्रत्यय है। और मित्रों आपको यहीं से लिंग पाठ पढ़ा दे रहा हूँ। मित्रों, जिन जिन शब्दों का निर्माण घय प्रत्यय से होता है वे सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे रम नाम की धातु होती है, रम, समझ रहे हो, रम नाम की धातु, और उसमें जब घय प्रत्यय लगता है तो शब्द बना है राम, और राम फिर पुल्लिंग हो जाता है। उसी प्रकार से समास शब्द के निर्माण में घय प्रत्यय लगा है। इसीलिए पूछे कि घय प्रत्यांत शब्द किस लिंग के होते हैं, तो बोलेंगे कि घय प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। अब इसी को घुमाकर पूछेगा कि समास शब्द में कौन सा लिंग है। तो आप सभी लोगों को मित्र मैंने बताया है कि घय प्रत्यय से बना हुआ शब्द पुल्लिंग है, माने समास शब्द संस्कृत भाषा में पुल्लिंग है। मित्रों चार महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिए कि समास शब्द में सम उपसर्ग है, समास शब्द में अस नाम की धातु है, समास शब्द में घय नाम का प्रत्यय है, और जब सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु में घय प्रत्यय लगता है तो एगो शब्द बनता है जिसे समास कहते हैं। घय प्रत्यय से बना हुआ शब्द चूंकि पुल्लिंग होते हैं, इसलिए मेरे मित्रों एकदम स्पष्ट हो जाओ कि पूछे कि समास शब्द में कौन सा लिंग है, तो संस्कृत भाषा में आप समास में लिंग मारिएगा कि पुल्लिंग है। ये शाब्दिक प्रकृति मैंने बताया। और थोड़ा सा और पढ़ो मेरे भाई। एक क्वेश्चन आता है कि समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो फिर वो बना कैसे। तो मैंने बताया कि सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घय प्रत्यय। और मित्रों कभी क्वेश्चन आ जाए कि समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जहाँ से पूछा जाता। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण करना। पूछेगा कि समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो बोलिएगा कि संक्षेपीकरण करना। फिर से इतना इम्पॉर्टेंट इसीलिए 3 बार बोल रहा हूँ। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ आवे ना मेरे मित्रों, तो बोलिएगा कि संक्षेपीकरण करना। प्रश्नों की श्रृंखला में मैंने आपको 5 इम्पॉर्टेंट प्रश्न बना दिए और आगे सुनिए।
समास जब पढ़ना प्रारब्ध करते हैं ना तो उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग एगो परिभाषा है, हम आपको बोलते हैं। सनम दो प्रकार के होते हैं, एगो स्पसम सनम और एगो विषम सनम। ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, परिभाषा देखो। सम सनम समासः, सम सनम समासः, सम सनम समासः, सम सनम समासः। क्वेश्चन आ जाएगा मित्रों कि सम सनम किम कथ्यते, तो बोल देना समासः, और समासः किम कथ्यते तो बोल देना सम सनम। अब काबा की पता नहीं ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो सम सनम का अर्थ पूछ सकता है दोस्तों। सम सनम का अर्थ पूछे तो बोल देना सम सनम का अर्थ होता है संक्षेपीकरण करना, और समास का अर्थ पूछे तो भी बोल देना कि संक्षेपीकरण करना। मतलब तो उसे पूछेगा कि समास का अर्थ क्या होता है, तो बोल देना संक्षेपीकरण करना। और इसी को थोड़ा बेहतर ढंग से कहोगे तो कहोगे कि संक्षेपीकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो बोल देना कि समास कहते हैं। संक्षेपीकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो बोल देना समास कहते हैं। आइए मित्रों, जो पढ़े हैं फिर से वो प्रश्न रिवाइज करते हैं। समास शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बोल देना सम। समास शब्द में कौन सी धातु है, बोल देना अस। समास शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बोल देना घय। माने समास शब्द का निर्माण हुआ है सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु में घय प्रत्यय लगता है तो समास बनता है। और समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण करना। और समास की कोई छोटी सी परिभाषा पूछे न दोस्त या कुछ ना आवे तो तू याद रखिए, शैलेश कह दिया कि पढ़ौले हवा। सम सनम समासः, सम सनम समासः। अर्थ बता दिया कि संक्षेपीकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास। और यूपी टेट और सुपर टेट वाले मेरे मित्रों ध्यान से सुनना, यही देगा कि सम सनम किम कथ्यते, ऑप्शन देगा समासः कारक संधि उपसर्गः। तो सम सनम दे के पूछे तो मारना समास, और समासा किम कथ्यते तो बोल देना सम सनम। इतना मैंने पढ़ा दिया। और नीचे आइए मित्रों, नीचे थोड़ा सा हम सीखते हैं इसको। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः कथ्यते। फिर से बोल लीजिए मित्रों, घर पे ही उच्चारण करिए। एक अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः कथ्यते। क्वेश्चन पूछेगा कि अनेक पदानाम एक पदी भवनम किम कथ्यते, तो बोल देना कि समासः कथ्यते। हिंदी समझो मित्रों, अनेक पदानाम मने अनेक पदों का। पद अगर समझ में नहीं आ रहा है मेरे मित्रों तो कुछ समय समझ लीजिएगा। पद का संक्षिप्त अर्थ लोगे तो शब्द समझो, शब्द। हालांकि शब्द और पद में अलग हो रहा है, अलग होता है कुछ, परंतु अगर आपको शब्द समझ में आ रहा है तो शब्दे समझो। अनेक पदानाम मने अनेक पदों का, मने अनेक शब्दों का। एक पदी भवनम एक पद हो जाना, मने जब अनेक पद हों, मने जब दो या दो से अधिक पद हों और एक पद में बदल जाएं और अर्थ में परिवर्तन न हो तो उसे क्या कहेंगे, समास। फिर से सुनो मित्रों, घर ही पढ़िए। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः कथ्यते। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः कथ्यते। हिंदी हुआ इसका मित्रों कि अनेक पदों का एक पद में बदल जाना ही क्या कहलाता है, समास। और मित्र जो पद समझ रहे हैं ऐसे मित्रों के लिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर मित्र एक हो जाएं लेकिन अर्थ में परिवर्तन न हो न दोस्त, उसी को कहेंगे समास। वैसे यूपी टेट में क्वेश्चन ऐसे आएगा, शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अनेक पदानाम एक पदी भवनम किम कथ्यते।
तो बोल देना समासः। और क्वेश्चन दे देगा कि समासः किम कथ्यते, तो ऑप्शन देख लेना कि अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः कथ्यते। माने जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर एक हो जाएं, उनके आकार में कमी आ जाए लेकिन अर्थ में कमी न आवे, उसी को क्या कहेंगे? समास। और मित्र, मैं आपको बड़े सरल शब्दों में इसको पढ़ाना चाहता हूँ। जिन मित्रों को पद समझ में नहीं आ रहा है, पद का मतलब आप शब्द समझ लीजिए। कुछ हद तक वो शब्द होता है, शब्द ही कुछ विशेष स्थिति में पद हो जाते हैं। ये जब मैं पढ़ा लेता हूँ तो उसको स्पष्ट करूँगा। फिर एक क्वेश्चन पूछेगा कि समास की प्रक्रिया होती है। देखो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। समास की प्रक्रिया होती है, ऑप्शन दे देगा कि वर्णों के मध्य, दूसरा देगा कि पदों के मध्य, तीसरा देगा वाक्यों के मध्य, चौथा देगा सभी के मध्य। तो अभी बताए हैं कि अनेक पदानाम, मतलब समास की जो प्रक्रिया होती है ना दोस्त, वह पदों के मध्य होती है। समास की प्रक्रिया पदों के मध्य होती है, इसलिए समास को पद विधि कहते हैं। कौन विधि मित्र? पद विधि कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि समास की प्रक्रिया किनके बीच होती है, तो बोल देना कि पदों के मध्य होती है। पदों के मध्य न समझ में आ रहा तो बोल देना शब्दों के मध्य होती है। समास की प्रक्रिया किसके मध्य होती है, तो बोल देना पदों के मध्य होती है या शब्दों के मध्य होती है। अब तुमसे कोई पूछे ना कि बताओ पद कितने प्रकार के होते या शब्द कितने प्रकार के होते, तो हिंदी वाले गुरुजी तो हम लोगों के पढ़ाए तो हैं कि अर्थ के दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। जैसे शैलेश जी कलम ओलम से लिखते हैं, ऐसा कौन बोले? तो शैलेश जी कलम ओलम से लिखते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि कलम कैसन शब्द है, तो बोलोगे कि सार्थक है। ओलम कैसा शब्द है, तो दोस्त ये शब्द है लेकिन निरर्थक है। माने जिनका हमें अर्थ ज्ञात हो सार्थक हो, और जिसका अर्थ न ज्ञात हो उसे क्या कहेंगे? निरर्थक। माने क्वेश्चन अगर पूछे कि समास की प्रक्रिया किसके मध्य होती है, तो बोल देना कि समास की प्रक्रिया पदों के मध्य होती है। तौले जो फंसाऊ प्रश्न होंगे दोस्त न, तो पूछेगा कि समास की प्रक्रिया अगर शब्दों या पदों के मध्य होती है, तो पद और शब्द तो अर्थ के दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं, सार्थक की निरर्थक। तो याद रखना कि समास की जो प्रक्रिया होगी वह सार्थक पदों के मध्य होगी, सार्थक शब्दों के मध्य होगी। तो आप सभी को मैं एक ट्रिक का परिभाषा बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः कथ्यते। मने अनेक पदों का एक पद में बदल जाना ही क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। और यहाँ पर बताया हूँ कि समास की प्रक्रिया पदों के मध्य हो रही है, इसलिए समास को पद विधि कहते हैं। और दूसरी बात बताए हैं कि शब्द या पद कितने प्रकार के होते हैं, तो जान लो दोस्त, बताया हूँ दो, एगो सार्थक एगो निरर्थक। तो समास जो होती है वह कभी निरर्थक शब्दों में पदों में नहीं होती। तो याद रखना कि समास की क्रिया पदों में होगी, परंतु कैसे शब्दों में, कैसे पदों में? बोलोगे सार्थक शब्दों में या सार्थक पदों में। अच्छा एक बात जान लो मित्रों, संधि मतलब भी जोड़ होता है। माने संधि में जो क्रिया होती है ना, उसमें लोग जुड़ते, और समास में भी बताओ क्या होता है? जोड़ होता है। संधिया में वर्ण जुड़ते हैं, इसलिए संधिया को वर्ण विधि कहते हैं। और समासवा में गुरुजी लोग पद जुड़ते हैं। तो जुड़ने के लिए कम से कम तो दो पद चाहिए, इसीलिए दो या दो से अधिक, याद रखना मेरे भाई,
दो या दो से अधिक शब्द जब इस प्रकार से जुड़कर एक हो जाएं, जिनसे उनके आकार में कमी आ जाए लेकिन अर्थ में कमी न आए, उसी को क्या कहेंगे? समास। यहाँ से क्वेश्चन मित्र पूछेगा कि समास पद विधि है कि वर्ण विधि है, तो बोलना पद विधि है। समास में सार्थक पद जुड़ते हैं कि निरर्थक पद जुड़ते हैं, तो बोल देना कि सार्थक पद जुड़ते हैं। तो मैं परिभाषा आप बताता हूँ, ध्यान से नोट कर लेना मित्रों, पहले समझने पर ध्यान देना। जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द या सार्थक पद आपस में मिलकर एक हो जावें लेकिन उनके अर्थ में परिवर्तन न हो, तो इसी को दोस्त कहते हैं समास। स्पष्ट करने के लिए देखिए हमने यहाँ परिभाषा लिखे हैं कि दो या दो से अधिक पदों का इस प्रकार से संक्षिप्त हो जाना कि उसके अर्थ में भी परिवर्तन न हो, तो उसे समास कहते हैं। मैं आपको समझाता हूँ मित्रों, आप लोग देखें यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिखा है राज्ञः, और दोस्त यहाँ पर हमने एगो लिखा है शब्द पुरुषः। अगर आप लोग संस्कृत के सुहृद हैं तो राज्ञः पुरुषः का हिंदी में मतलब लिख दे रहा हूँ दोस्तों। मैंने लिखा कि राजा का पुरुष, इसका मतलब हुआ राजा का पुरुष का संस्कृत में मैंने अनुवाद किया है राज्ञः पुरुषः। जब इनका मैंने समास किया, देखो ये भी पद हैं, ये भी पद हैं, ये भी पद हैं, ये भी पद हैं, दूगो पद हैं। देख लो दोस्त, दूगो पद हैं। जब दो या दो से अधिक पद अपने अपने विभक्तियों का लोप करके एक बन जाते हैं, तो दोस्त जैसे राज्ञः पुरुषः का जब होगा तो बन जाएगा राजपुरुषः। हिंदिया में भी दोस्त बन जाएगा राजपुरुषः। असली खेला समझ लीजिए, आप लोग कर लेंगे। राज्ञः पुरुषः देख लो, दूगो शब्द हैं, ये दोनों मिलकर देखो एगो शब्द में कन्वर्ट हो गए। देखो एक सीरो रेखा से जो ये शब्दों के ऊपर ये जो रेखा होती है दोस्त, ये सीरो रेखा होती है। इसमें दो सीरो रेखा है मतलब दो शब्द है, और यहाँ पर एक सीरो रेखा है मतलब एक शब्द है। माने जब दो या दो से अधिक शब्दवा आपस में मिलकर एक हो जाएं, इनके आकारवा में कमी आ गया है दोस्त, लेकिन अर्थवा में कमी नहीं आया है, इसीलिए इसको दोस्त हम लोग क्या कहेंगे? समास। तो समास की इस भूमिका में मैंने आप लोगों को जो समझाना चाहा हूँ उसको चलिए मैं प्रश्न पूछता हूँ, हम लोग तैयार कर लेते हैं। आज पूरी की पूरी कोशिश करूँगा, जितना हो सकता है मैं आपको समास पढ़ाऊँगा। चलिए क्वेश्चन आएगा कि समासः इति पदे कः उपसर्गः, तो बोलना सम उपसर्गः। समास इति पदे कः धातवः, तो बोल देना अस धातवः। समास इति पदे कः प्रत्ययः, तो बोल देना घय प्रत्यय। चूँकि घय प्रत्यय से बना हुआ शब्द पुल्लिंग होता है, इसलिए समास शब्द का लिंग पूछे तो पुल्लिंग बोलोगे। समास की कोई परिभाषा पूछे नहीं आ रहा है तो याद रखना समसनम समासः, समसनम समासः, माने समसनम को समास कहते हैं। कौन पूछ दिया कि समसनम का क्या मतलब है, तो बोल देना कि समसनम का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, माने संक्षेपीकरण करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। हिंदी में मित्र यहाँ से आता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बोल देना कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण करना। फिर इस कहाँ से क्वेश्चन आएगा, अनेक पदानाम एक पदी भवनम किम कथ्यते, तो बोल देना समासः कथ्यते। समासः किम कथ्यते, तो बोल देना अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः कथ्यते। फिर पूछेगा कि समास पदों में होती कि वर्णों में, तो बोल देना पदों में। पूर्व पूछे कि समास किस प्रकार के पदों में होती है, तो बोल देना कि सार्थक पदों के मध्य होती है। क्या कभी निरर्थक पदों के मध्य होती है, तो मित्र कह देना कभी भी निरर्थक पदों के मध्य नहीं होती। फिर कोई पूछे कि समास की परिभाषा बताइए, तो बोल देना जब इस
दो या दो से अधिक शब्द या पद इस प्रकार से एक हो जाएं जिनसे उनके आकार में परिवर्तन हो जाए, उनके आकार में कमी हो जाए, उनका आकार संक्षिप्त हो जाए दोस्त, लेकिन उनका अर्थ में तनको परिवर्तन न हो, तो इसी प्रक्रिया को समास कहते हैं। ये तो समास का हमने संक्षिप्त जानकारी। आइए दोस्तों हम समास के भेद की बात करें। तो समास की जब हम भेद की बात करेंगे तो वहाँ पर कुछ बड़े ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हम सभी को जानना है। आप सभी तो मित्र जानते हैं कि हर परीक्षा का जो स्तर होता है वह भिन्न भिन्न होता है। परीक्षाओं का जो स्तर होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में जो संस्कृत के शिक्षक लिए जाते हैं, एक टीजीटी होता है, एक पीजीटी होता है, एक प्राइमरी लेवल का होता है, एक जूनियर लेवल का होता है। तो चूँकि हमें जो मित्र देख रहे हैं तत्कालिक, मैं सभी भेद बता रहा हूँ, किस परीक्षा में समास का क्या भेद मानना है। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि समास के कितने भेद होते हैं, संस्कृत में समास के कितने भेद होते हैं, तो पहले ना खूब ध्यान से देखिएगा, और नहीं तो यहाँ पर बड़ा मिस्टेक करके बच्चे आते हैं। जब समास की भेद की बात करते हैं तो एक किताब है दोस्तों, लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, जिसके लेखक जो हैं आचार्य वरदराज हैं। उन्होंने कहा है कि समासः पंचधा, जो समास के भेद होते हैं वह समास के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। बाद में नवीनतम वैयाकरणों में एगो वैयाकरण है नागेश भट्ट, एगो वैयाकरण है नागेश भट्ट, या जो वरदराज हैं, वरदराज जी के जो गुरु जी थे उनका नाम था भट्टो जी दीक्षित। अगर उनके अनुसार अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि भट्टो जी दीक्षित के किताब का नाम है सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अगर समास के भेद पूछे तो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार मेरे मित्रों समास के कितने भेद होते हैं, तो हम बोल देंगे कि समास के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। परंतु हमने अनेक वर्षों तक इंटर कॉलेज में पढ़ाया है, तो इंटर कॉलेज में पढ़ाते समय हमें ये ज्ञात हुआ कि जो पीएनपी आपके परीक्षा को आयोजित करेगा ना, न तो वो 5 मानेगा, न तो वो 4 मानेगा। जो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 उत्तर प्रदेश में जो किताबें चलती हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश माने जो बेसिक शिक्षा विभाग है 6 से 8 तक या 1 से 8 तक, वहाँ तक अगर पूछे माने टेट में, टेट की परीक्षा में, यस टेट की परीक्षा में अगर समास के भेद पूछे तो सारे दोस्त मार कर आएंगे कि समास के कितने भेद होते हैं, 6। जो भी मुझे ध्यान से देख रहे हैं मित्रों, काम की आपकी यही चीज़ है। अगर समास का भेद पूछे, समास का भेद पूछे तो समास के कितने भेद होते हैं। अगर मैं जो ये क्लास, ये जो वीडियो संप्रेषित कर रहा हूँ आपके पास जाएगा, तो आप देखिएगा, ये आपके ज्ञान के लिए बताए हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी के जो लेखक हैं आचार्य वरदराज, उन्होंने कहा था समास के 5 भेद होते हैं। केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ये लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज के अनुसार। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। लेकिन दोस्त टेट या स्टेट की परीक्षा में समास का भेद पूछे तो सारे मित्र समास के कुल 6 भेद मानेंगे। पहला जो हमें पढ़ना है उसका नाम है अव्ययी भाव समास। पहले भेद में आप मार कर आओगे अव्ययी भाव समास। दूसरे का नाम होता है दोस्त तत्पुरुष समास।
जो तीसरा समास होता है उसका नाम होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। जो चौथा भेद होता है दोस्त उसको बोलोगे आप लोग द्विगु समास। जो पांचवा भेद होता है दोस्त उसको आप सभी कहोगे द्वंद्व समास। और जो छठवां भेद होता है दोस्त उसको बोलोगे आप लोग बहुव्रीहि समास। हालांकि मैं अभी इसी वीडियो में आप लोगों को मैं समास व्यवस्थित ढंग से पढ़ाऊंगा, परंतु जो परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी है मैंने वह बात हम पहले बता रहा हूँ। अगर आप सभी मित्रों से अगर पूछे कि समास के भेद बताओ लघु सिद्धांत कौमुदी या वरदराज के अनुसार, तो बोलोगे 5 भेद। सिद्धांत कौमुदी या भट्टोजी दीक्षित के अनुसार समास के भेद बताओ तो 4 बोलोगे। लेकिन टेट की परीक्षा में ध्यान से सुनना, यहीं पर असली खेला होने वाला है। टेट की परीक्षा में पूछे, सी टेट के परीक्षा में पूछे, चाहे शिक्षक भर्ती में अगर समास के भेद पूछे, यहाँ तक कि हिंदी में पूछे और चाहे संस्कृत में पूछे, समास के भेद पूछे, तो टेट वालों और ये स्टेट वाले असली खेला यही होगा। समास के आप कितना भेद मार कराइएगा? 6। चूँकि किसी व्याकरण 4 ने 6 भेद नहीं लिखा है, लुकी उत्तर प्रदेश में जो किताबें चलती 6 से लेके 10 तक या इंटर तक, वहाँ समास के संस्कृत में भी कितने भेद लिखे हैं? 6। और हिंदी में कितने भेद लिखे हैं? 6। तो हिंदी और संस्कृत दोनों में समास के भेद पूछे तो 6। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। मित्रों, अभी मैं आपको एक चार्ट बनाता हूँ जहाँ पर समास कैसे बना है, समास के कैसे कैसे भेद बने हैं। हालांकि आपके लिए इतना ही पर्याप्त है कि टेट और स्टेट वाले बस इतना ही ध्यान दें कि समास के अगर भेद पूछे तो समास के कितने भेद होंगे। समास के अगर भेद पूछे तो आप मारोगे कि समास के कितने भेद होते हैं? 6। जो उत्तर प्रदेश टीजीटी की तैयारी दोस्त कर रहे हैं, वहाँ व्याकरण प्रवेशिका चलती है दोस्तों, और उसको लिखे हैं बाबूराम सक्सेना। उन्होंने समास का कुल 5 भेद बताया है। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछे तो 4 और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछे तो 5। तो अभी 1 मिनट के अंदर हम आपको इसका मैप बनाकर आप सभी को दिखाते हैं दोस्तों। देखिए, समास की भेद की जब हम बात कर रहे थे तो अभी मित्रों मैंने आप लोगों से कहा है कि जो हमारे मित्र टेट के हैं और यस टेट के हैं, चाहे वह प्राइमरी की तैयारी कर रहे हों चाहे जूनियर की तैयारी कर रहे हों, तो मैंने अभी कहा है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के जो रचनाकार हैं, जिनको आचार्य वरदराजाचार्य कहा जाता है, उनके अनुसार समास के कुल 5 भेद होते हैं। फिर मैंने कहा है कि सिद्धांत कौमुदी जिसके रचनाकार हैं भट्टोजी दीक्षित, जो वरदराज जी के गुरुजी होते हैं, उनके अनुसार समास के 4 भेद होते हैं। मैंने अनेक विद्वानों ने समास के अनेक प्रकार के भेद पढ़ाया है, लेकिन मैंने कहा है कि जो टेट और यस टेट और सुपर टेट जो भी आप कहिए, जो टेट यस टेट शिक्षक भर्ती से तैयारी रखने वाले हैं, ये तो दिमाग में बैठा लें कि टेट वाले और जो सुपर टेट वाले लड़के हैं वह समास के 6 ही भेद मानेंगे। अब कैसे सारे भेद निकलते हैं यह मैं इस डायग्राम में आपको समझाना चाहता हूँ। पहले मूल व्याकरण देखिए मित्रों, वरदराजाचार्य जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी किताब लिखी थी, उनके अनुसार दोस्तों समास के 5 भेद होते हैं। जो पहला समास है दोस्त उसे केवल समास कहते हैं। ऐसे समझो, जिस पद विधि को अन्य समासों में नहीं कहा गया उसको केवल समास कह दिया गया। माने जिन शब्दों के लिए जिस समस्त पदों के में कोई समास नहीं था उसमें था केवल समास। दूसरे समास का नाम था तत्पुरुष समास। ध्यान से सुनिएगा, असली खेला यहीं पर होगा दोस्तों। दूसरा जो मूल व्याकरण में तत्पुरुष समास है उसका नाम तत्पुरुष समास है।
और कोई पूछे, कायदे से पूछे कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो देखो तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से दो ही भेद होते हैं। जो पहला भेद होता है उसके कहते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष समास। चूँकि मैं एक एक पढ़ाऊँगा तो वहाँ बताऊँगा, अभी सिर्फ मैपिंग आपको मैं बता रहा हूँ। तत्पुरुष समास के कितने भेद दोस्तों, तो बोल देना दो भेद होते हैं। एक का नाम होता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। इसी समानाधिकरण तत्पुरुष को हिंदी के जो विद्वान जन होते हैं और जो 6, 7, 8, 9, 10 उत्तर प्रदेश में संस्कृत चलती है, वहाँ पर इसी समानाधिकरण तत्पुरुष समास, जो तत्पुरुष समास का एक भेद है, इसी को कर्मधारय समास कहते हैं। दोस्तों क्या होता है कि कर्मधारय समास का उदाहरण दिया होता है, अकर्मधारय समास विकल्प में नहीं होता है। इसीलिए दोस्त कर्मधारय न हो तो कौन समास मारना चाहिए, तत्पुरुष। तत्पुरुष समास का जो दूसरा भेद होता है उसको बोलते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष समास। और व्यधिकरण तत्पुरुष समास के दोस्त ये 6 भेद होते हैं। जो पहला होता है कर्म व्यधिकरण तत्पुरुष समास, करण व्यधिकरण तत्पुरुष समास, संप्रदाय व्यधिकरण तत्पुरुष समास, आपादान व्यधिकरण तत्पुरुष समास, संबंध व्यधिकरण तत्पुरुष समास और अधिकरण व्यधिकरण तत्पुरुष समास। विभक्तियों के आधार पर व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद होते। हिंदी के गुरुजी, जिसे हम संस्कृत में व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं, हिंदी वाले गुरुजी लोग इसी को तत्पुरुष समास कहते हैं। भाई कर्म न कहना हो तो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष समास। चलिए, तत्पुरुष समास का जो तीसरा भेद है उसे अव्ययी भाव कहते हैं दोस्तों। हालांकि अव्ययी भाव को ऊपर करना चाहिए था, तत्पुरुष समास को नीचे, लेकिन यहीं पढ़ लीजिए। जो तीसरा भेद हो गया वो अव्ययी भाव हो गया। जो चौथा समास होगा उसे द्वंद्व समास कहेंगे। और द्वंद्व समास के भेद पूछे तो पहला है इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा है समाहार द्वंद्व समास और तीसरा है एक शेष द्वंद्व समास। जो पांचवा भेद होता है दोस्तों उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास के संस्कृत व्याकरण में 4 प्रमुख भेद होते हैं दोस्तों। पहला होता है समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, दूसरा होता है व्यधिकरण बहुब्रीहि समास, तीसरा होता है तुल्ययोग बहुब्रीहि समास और चौथा होता है व्यतिहार बहुब्रीहि समास। दोस्तों आप लोग घर से इस ऑनलाइन वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके इस मोबाइल के स्क्रीन पर अगर ये पूरा मैप आ रहा है तो मैं हट जा रहा हूँ, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बड़ी काम की चीज़ है, इन्हीं हेडिंगों को हमें समास में पढ़ना है। उम्मीद है आप लोग ले लिए होंगे। और जो इससे बनने वाले प्रश्न हैं आप सभी लोग बताएं, मैं पूछ रहा हूँ। अगर पूछे कि समास के कितने भेद होते हैं आपके टेट में, सुपर टेट में, तो मित्रों बोलोगे कि समास के कितने भेद हैं, 6। लेकिन पूछे कि वरदराज के अनुसार समास के कितने भेद, तो बोलोगे 5। वरदराज की किताब का नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी, उनके अनुसार समास के भेद पूछे तो बोलोगे 5। सिद्धांत कौमुदी जिसके रचनाकार भट्टोजी दीक्षित हैं, उनके अनुसार समास के 4 भेद। टीजीटी यूपी टीजीटी में जो व्याकरण प्रवेशिका किताब चलती है जिसको बाबूराम सक्सेना जी लिखते हैं, उनके अनुसार समास के 5 भेद होते हैं। लेकिन टेट और स्टेट वाले समास के कितने भेद मारेंगे, 5। प्रथम समास का नाम होता है केवल समास। तत्पुरुष समास के भेद पूछे तो 2, एक समानाधिकरण और एक व्यधिकरण। समानाधिकरण तत्पुरुष को कर्मधारय कहते हैं। और इसी कर्मधारय समास का दोस्त एक भेद होता है जिसको द्विगु समास कहते हैं दोस्त। ये इंपॉर्टेंट मैं भूल गया था। जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास है जिसको हिंदी वाले कर्मधारय कहते हैं, इसी कर्मधारय का भेद होता है द्विगु समास। फिर जो अव्ययी भाव समास होता है इसका कोई भेद नहीं होता। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, बहुब्रीहि समास के 4 भेद होते हैं। मित्रों ध्यान से सुनना, हिंदी वाले कैसे 6 कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि केवल समास नहीं होता है, पहली समास वो अव्ययी भाव मान लेते हैं,
दूसरे को तत्पुरुष मान लेते हैं, और तीसरे को कर्मधारय मान लेते हैं, चौथे को द्विगु मान लेते हैं, पांचवें को द्वंद्व मान लेते हैं दोष, और छठवें को क्या मान लेते हैं बहुब्री। लेकिन संस्कृत तुम पढ़े हो मित्रों, इसलिए दिखाना चाहा हूँ कि जौन है तत्पुरुष समास है ना, यही का दूगो भेद हमस, इसी का जो पहला भेद है समानाधिकरण तत्पुरुष समास, इसी को हिंदी वाले लोग कहते हैं कर्मधारय समास, और इसी समानाधिकरण तत्पुरुष या कर्मधारय का एगो भेद होता है द्विगु। मतलब वाकई में जो तत्पुरुष समास है उसी के अंतर्गत कर्मधारय है, उसी के अनुसार द्विगु है। माने कह लो ऐसे कि द्विगु, कर्मधारय और तत्पुरुष तीन गो नहीं है। मूल व्याकरण देखोगे तो एक के है तत्पुरुष के अंतर्गत। इसीलिए कुछ विद्वान हिंदी में संस्कृत में तत्पुरुष 4 कहते हैं, समास 4 कहते हैं, और कुछ 5 कहते हैं। परंतु टेट वाले मित्र अगर पूछे कि कितने होते हैं समास, तो बोल देना 6। कौन कौन से? तो देखो, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुब्री, कर्मधारय और कौन सा? द्विगु। इसके बाद हम तुरंत आप सभी को अव्ययी भाव समास पढ़ाते हैं। आप कहीं जाइए ना, रुके रहिए।